जो एक बहुत उनके लिए मुश्किल के दौर है, क्योंकि लोगों के बीच में अगर ये जीत आ रही है तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है और हार बर्दाश्त करने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया कि सरकार इसके बारे में नोटिस ले रही है और वो इसको अच्छे से निपटना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि ये डिसरप्शन वाली पॉलिटिक्स बहुत अच्छी नहीं होती है। शुभमन सर, आपने पिछले 10 साल मेरे ख्याल में डेली बेसिस पे सरकारी कामकाज को परखा है, देखा है, समझा है कि प्लान कैसे बनते हैं, फिर कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, उसमें कितनी शक्ति दिखती है केंद्र सरकार की उसको लागू करा देने की, और एक ट्रांसफॉर्मिंग चेंज की, कि जो बड़े चेंज वो करना चाहते हैं। अब ये जो तीसरा टर्म आ रहा है, इसमें मैंडेट आपके सामने, मेरा बेसिक क्वेश्चन वही कि इस मैंडेट को आप इंटरप्रेट करिए पॉलिसीज के लेवल में, आप कैसे देखते हैं सर? मेरा सबसे पहले कहना है कि इस बारी मोदी सरकार के लिए देयर इज नो एक्सक्यूज। हर चीज जनता जितना जनता से वो मांगे थे, जनता उतना उस तरीके से या उससे ज्यादा दे चुके हैं सरकार को। इसीलिए देयर इज नो स्कोप कि सरकार को ये कहने का कि भाई हमारे लिए ये पाबंदी है, ये अड़चने हैं, ये हम नहीं कर पा रहे। ये एक बहुत बड़ा एक एडमिशन सरकार के लिए, मतलब एक्नॉलेजमेंट करना पड़ेगा सरकार को। और मुझे आई एम श्योर कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये अच्छी तरह समझ में आता है कि ये इस वर्डिक्ट का मतलब क्या है। तो इस वर्डिक्ट का मतलब ये है कि डेवलपमेंट्स की जो हर पहलू है, यानी कि हर आदमी का भी जो डिमांड रहेगा वो रहेगा कि मेरा भी डिमांड पूरी हो जाए। ये मैं नहीं सोचता हूँ कि ऑपोजिशन की तरफ से मुश्किलें उतनी ज्यादा आएंगी जितना ज्यादा आएगा लोगों के एक्सपेक्टेशन का। हर वर्ग से, हर तबके से, हर क्षेत्र से, हर आदमी, क्योंकि अगर 350 अगर मान के चल रहे हैं, 310, 300 या 400, इसका मतलब पूरा देश ने आपको वोट दिया है। इसलिए हर आदमी कहेगा, हर आदमी, हर औरत कहेंगी कि भाई हमारी मांगे पूरी हो। और ये इतनी बड़ी एक डिमांड है जो फ्रैंकली सरकार के लिए वही सबसे बड़ा चैलेंज बन के सामने आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी अभी तो इम्प्लीमेंट करने के लिए जिनकी जरूरत होगी म्यूनिसिपल लेवल में और राज्य लेवल में करने का। केंद्र सरकार की तरफ से जो भी किया जा सकता है तो बहुत सारा चीज उसमें कर दिया गया है फैसिलिटेट करने का। सारी चीजें, मैं इनफैक्ट मुझे मेरे लिए ऐसा बहुत ही रेयर, आप जैसे आपने कहा हेल्थ, एजुकेशन, इन सारे क्षेत्रों में सबसे बड़ी कार्रवाई होगी राज्य की तरफ से। तो राज्य कितना तरीके कितना 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 मुस्तैदी से वो अपना जिम्मेदारी निभाते हैं, ये मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन के सामने आए। मैंने एक चीज आपको बोला था, आप हम लोग पिछले बार जब डिस्कशन कर रहे थे कि सरकार के लिए लो हैंगिंग फ्रूट्स क्या है। एक जैसे लो हैंगिंग फ्रूट्स केंद्र सरकार के लिए है कि जैसे एफआईआई मूवमेंट्स को स्मूथ करना, उसके टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर प्रॉब्लम हुआ था, जिसके लिए अभी जो रिसेंटली जो एफआईआई मूवमेंट आउट हुआ था इंडिया से। बट वैसे चीजें बहुत कम है। जीएसटी से लेकर हर पहलू में भारत का जो डेवलपमेंट एजेंडा है वो राज्यों पे चला गया है। और केंद्र सरकार के पास अभी वो पूरा मॉडल कंपस है। और मैं समझता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी सही टाइम पे हैं, क्योंकि उनके पास ही वो विशनरी जिसे कहते हैं कैपेसिटी है। उनके लिए ये पॉसिबल है। राज्य को आग्रह नहीं, राज्यों को उसमें पुश करना, उस रास्ते पे लाना जहां पे लोगों की जरूरत है। ये है तीसरी टर्म की सबसे बड़ी चैलेंज, इम्प्लीमेंटेशन। कितनी भी चीजें आप देखें, जितने कंपनीज आ रहे हैं, सारे कंपनीज जो अपने जैसे कहते हैं प्रोडक्ट्स को लेके आ रहे हैं, जो भी ला रहे हैं मार्केट में, उनका सबका आइडिया, सबका आंखें गड़ा हुआ है कि हमारा कितना फैसिलिटी हो जाए, कितना इम्प्लीमेंटेशन कितना जल्दी से हो सकता है। जैसे बैंक से हम जब कहते हैं कि बैंक क्रेडिट देगा, बैंक से क्रेडिट काफी आसान हो गया है। गवर्नमेंट की तरफ, सेंट्रल गवर्नमेंट से पॉलिसी के जितने सारे अड़चने थे, ऑलमोस्ट एवरीथिंग सारे क्लियर हो चुके हैं। लेकिन राज्य में जाए, हर राज्य में इम्प्लीमेंटेशन करना, लैंड की हम बात कर रहे हैं, लेबर की बात कर रहे हैं, ये इनमें जो काम है, जो मूलभूत काम है, वो राज्यों को करना है। और वो कितने सारे राज्य
केंद्र सरकार उनको पुश कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा चुनौती है, बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि ये है इन मोदी सरकार के लिए सबसे सबसे जिसे कहते हैं इंटरेस्टिंग सिचुएशन, कि उन्होंने पहले टर्म में क्या किया था, जो प्रॉब्लम्स थे, लैंड रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, फैक्टरी कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स, उनके लिए जो प्रॉब्लम्स थे वो प्रॉब्लम्स को क्लियर किए। सेकेंड टर्म्स में उन्होंने जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सेंट्रल लेवल में जो जो प्रॉब्लम्स थे उनको सबको सॉल्व किए। और इसी वजह से पूरे दुनिया में नजर किस पे आ रहा है, भारत के ऊपर, कि भारत के ऊपर सबसे बड़ा वीकनेस था कि भारत के पास कैपेसिटी था, पोटेंशियल था, सब कुछ था। एक चीज की बहुत बड़ी कमी थी, गवर्नेंस, सरकारी स्थिरता। ये अजीब चीज है, क्योंकि बट हम वही 5 साल के चेंजेस में बहुत बड़े इन्वेस्टर्स का रहता था कि इन्वेस्टमेंट करेंगे लेकिन सरकारी पॉलिसीज सही रहेंगे, चलेंगे या बदल जाएंगे। मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा मतलब कॉन्फर्मेशन दिया है दुनिया को कि भाई हम हमारे पॉलिसीज को लेकर चलेंगे, आगे चल रहे हैं। और इस वक्त जब दुनिया में काफी तरफ उथल पुथल मचा हुआ है, ये एक स्वीट स्पॉट इंडिया ने हिट किया है ओके कि हम गवर्नेंस में स्टेबिलिटी दें। ये मैं मान और के वो चलूं क्या कि जो चैलेंजेस हैं, और बेसिकली एस्पिरेशनल चैलेंज है, आपकी बात सही कि अगर हम थर्ड टर्म में इतना बड़ा मैंडेट दे रहे हैं कि देश के कोने कोने में, तमिलनाडु केरल से भी आप जीत के अगर आ रहे हैं, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास तो पूरे देश का मैंडेट है, हर इलाके का, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब तरफ आप जीत के आ रहे हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को पूरा करने का इकोसिस्टम आपके पास है कि यानी आपके पास एक बहुत ही स्ट्रांग गवर्नमेंट होगी जिसको डिसीजन लेने में कोई हिचक नहीं है। मोदी जी विजनरी नेता हैं तो वो उनको कोई रोक नहीं सकता, और वो जो फैसला तय करते हैं वो ले ही लेते हैं और इम्प्लीमेंट भी करा लेते हैं। मुझे लगता है ये इस सरकार की सबसे बड़ी खूबी है कि जो सोचते हैं फिर वो नीचे तक उसको करा ले जाते हैं। तो अगर चैलेंजेस हैं तो अपॉर्चुनिटी भी है करने की कि आप कर सकते हैं। लेकिन तीसरा टर्म इसलिए एक मानसिक तौर पे आप थोड़ा सा बर्डन जरूर महसूस करें कि अब चूंकि तीसरी बार हम सरकार चलाने जा रहे हैं तो हमको ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि अब चौथी बार में आप ये एक्सक्यूज नहीं दें कि भाई अभी 15 साल हो गया ना, बहुत लंबा समय होता है 15 साल, अब जरा इसको मार्केट में कन्वर्ट करते हैं। अग्रवाल साहब, 3 विशेषज्ञों ने अपने अपने इलाके की डिफरेंट चीज़ें आपको बताई,